नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं भूपेंद्र यादव आप सभी का MGCI के YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसे आप सभी को विदित है कि हम लोग प्रीवियस ईयर के जो MPPAT के क्वेश्चन पेपर है उनका सॉल्यूशन देख रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं 15/10/2022 को शिफ्ट नंबर 2 में जो एनिमल हस्बेंड्री अर्थात AG3 के जो क्वेश्चन आए थे उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। 15 नवंबर 2022 सेकंड शिफ्ट AG3 अर्थात पशुपालन के हम यहाँ पर क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो आइए बिना विलंब के हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते बेटा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप देख पा रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट बफेलो कॉफ? ठीक है, भैंस के लिए विश्व के पहले बछड़े का नाम क्या है? वैसे तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हिंट देना चाहिए था, क्वेश्चन में क्लोन की बात हो रही है। ठीक है, तो भैंस का पहला क्लोन या IVF, तो यहाँ पर बात हो रही क्लोन के रूप में। तो क्लोन के रूप में जो सबसे पहले तैयार किया गया था वो कौन है? समरूपा। ठीक है, ये क्लोनिंग तकनीक के द्वारा विकसित किया गया था समरूपा। इसके बाद फिर हम देखें और जो क्लोनिंग तकनीक से विकसित किए गए दैट इज आपका गरिमा फर्स्ट है और गरिमा सेकंड है। गरिमा फर्स्ट, गरिमा सेकंड है, फिर महिमा है, फिर अगर हम देखें बेटा तो गणतंत्र है, फिर अगर हम देखें तो कर्णिका है। काफी अच्छे नाम रखे इनके। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप यहाँ देख रहे हैं क्लोनिंग तकनीक से बफेलो के क्लोन है। ठीक, और ये सभी कहाँ विकसित किए गए? ये सारे क्लोन तो ये सब विकसित किए गए NDRI करनाल हरियाणा में। ठीक है, NDRI करनाल हरियाणा के अंदर इनको विकसित किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। देन हम बात करें काऊ का जो क्लोन है। ठीक है, काऊ का जो क्लोन है अभी हाल फिलहाल विकसित किया गया दैट इज गंगा फर्स्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी विश्व में पहली बार हुआ है ना, तो विश्व में पहली बार गाय का क्लोन NDRI ने तैयार किया है, गंगा फर्स्ट। आप सभी जानते हैं डॉली एक भेड़ के लिए क्लोन है। किसका क्लोन है? भेड़ के लिए। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है IVF तकनीक से। कौन सी तकनीक से? इन विट्रो फर्टिगेशन की बात करें तो IVF तकनीक से विकसित किया गया बफेलो का पहला बछड़ा है ना। IVF टेक्नोलॉजी से, इन विट्रो फर्टिगेशन से विकसित किया गया भैंस का पहला बछड़ा कौन सा है? तो दैट इज प्रथम या प्रथमा। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। IVF टेक्नोलॉजी से पूछा जाए तो प्रथम, और क्लोनिंग से पूछा जाए तो समरूपा है, गरिमा फर्स्ट सेकंड है, महिमा गणतंत्र और कर्णिका। तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते अपन। एडिबिलिटिंग फीडिंग, तो जो ये एडिबिलिटिंग शब्द है यहाँ पर हम अलग से लिख लेते, थोड़ा समझने में आसानी होगी। बात हो रही बेटा एडिबिलिटिंग फीडिंग। ठीक है, इस शब्द की बात करें तो ये लैटिन भाषा से लिया गया। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, और इस शब्द का अर्थ होता है कि एनी टाइम आपको फीडिंग अवेलेबल रखना है ना, एनी टाइम फीडिंग अवेलेबल रखना है। वास्तव में इस शब्द का अर्थ देखा जाए तो पशु इससे क्या रहेगा? खुश रहेगा बेटा। तो पशु को हर समय खुश रखना, और पशु कब खुश रहेगा बेटा? जब उसकी प्लेट में समोसा है, कचौरी है, गुलाब जामुन है, सब सारी चीजें खाने को मिलती रहेगी तो पशु ऑलवेज खुश, तो तुम भी खुश रहोगे बेटा। तो एडिबिलिटिंग फीडिंग एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है हर समय उपलब्धता होना आहार की। ठीक है, आहार की उपलब्धता एनी टाइम होना चाहिए, आहार की उपलब्धता होना चाहिए। ठीक है बेटा, किसकी उपलब्धता होना चाहिए? आहार की, एनी टाइम। तो अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, केवल वैकल्पिक दिनों का भोजन कराना, चारा पानी हर समय उपलब्ध कराया जाता है। हर समय केवल चारा नहीं भैया। पशु खुश कब रहेगा? जब उसको चारा भी मिले, पानी भी मिले, दाना भी मिले। तो एडिबिलिटिंग फीडिंग का अर्थ यही है कि पशु को हर समय अच्छी खाने पीने की चीजें उपलब्ध रहे। तो अब अच्छी चीजें क्या है? बी। अब बी कहाँ दिया? ये दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस तरह के प्रश्न में बहुत गलती होती है। ऑप्शन सही लगाया बी, यहाँ लगा देते बी। अरे बी में तो ये है, आपका उत्तर ये रहा भाई, तो ध्यान रहे। चलिए, अ लेग्यूमिनस फोडर इज, इनमें से कौन सा दलहनी चारा है? ठीक है, मक्का आप सभी जानते हो, जिया मेज। जिया मेज की बात करें तो मक्का है बेटा, ये अनाज में आता है, ग्रेमिनी परिवार का है। अविना सटाइवा। ठीक है, ओट जई की बात करें तो अविना सटाइवा, ये भी आपका कौन सा है? ग्रेमिनी परिवार का है। ठीक, लोभी आप सभी जानते हो, ये दलहन में आता है। ठीक है,
तो काउपी, चौला, लोबिया, फेसियोलस वल्गेरिस। ठीक, अब यहाँ पर एक नया नाम आपको मिल रहा है सिग्नल ग्रास। ठीक है भाई, ये सिग्नल ग्रास है, तो ये भी दलहन में तो नहीं जाएगी। कौन सी ग्रास? सिग्नल ग्रास। तो ये सिग्नल ग्रास थोड़ा सा आपके लिए नया हो रहा है, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे भाई। ठीक है, ब्रिचेरिया ड्यूबिकेंस। ठीक है, ब्रिचेरिया ड्यूबिकेंस इसका साइंटिफिक नेम हो रहा है, ब्रिचेरिया ठीक, ये घास परिवार का है। तो यहाँ पर हमें चयन करना था लेग्युमिनस फोडर, दलहनी चारा। ठीक है, दलहनी चारा लोबिया, और लोबिया कौन सी ऋतु में खिलाया जाता है पशुओं को? खरीफ ऋतु का दलहनी चारा है, ये भी ध्यान रखना, ये खरीफ में आता है। मक्का तो वैसे खरीफ में ही चरी के रूप में उगाया जाता है। जई रबी ऋतु में अदलहनी चारा है। ठीक है, और ये ग्रास ब्रिचेरिया ड्यूबिकेंस है। ठीक, तो ये थोड़ा सा नया ग्रास था, जैसे हम पढ़ते गुआना घास, अंजन घास, नेपियर घास। ठीक, उसी तरह का यहाँ पर ये अलग थोड़ा सा नाम है, ध्यान रखना। तो उसका साइंटिफिक नेम मैंने लिख दिया है ब्रिचेरिया ड्यूबिकेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉक्सिडियोसिस कुकड़िया रोग पशुपालन में सबसे महत्वपूर्ण रोगों में से एक है। तो ये मुर्गियों में जो कॉक्सिडियोसिस होता है वो किससे होता है? तो ये प्रोटोजोअल डिजीज है ना, प्रोटोजोआ के इन्फेक्शन से होता है। तो आपको याद रखना है ये प्रोटोजोअल डिजीज है। कॉक्सिडियोसिस इन पोल्ट्री किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। हाउ मच अमाउंट ऑफ कंसंट्रेट मिक्स शुड बी प्रोवाइड फॉर प्रेग्नेंट एनिमल बुल्स? अब देखो भाई, ये तो भलता ही भलता हो गया है ना, क्वेश्चन और भी भयानक है, इतना खतरनाक लिख दिया है। एक तो प्रेग्नेंट हो रहा है और बूल हो रहा है, तो भैया ये तो प्रेग्नेंट करेगा। ठीक है, प्रश्न में बोल रहा है गर्भवती पशु को, मतलब गर्भवती गाय को, ब्रैकेट में बेल लिख दिया। अब बेल तो भाई गर्भधारण ना तो कर पाएगा ना करवा पाएगा, तो ये तो प्रश्न और भी खतरनाक हो गया, मतलब गलत है, इसीलिए वो कैंसल हो चुका है। आप सभी जानते हैं प्रेग्नेंट काउ है, गर्भवती गाय है। यदि तो गर्भवती गाय है तो हम सब जानते हैं 5 to 6 मंथ में, 5 से 6 माह के बाद हम उसको 1.5 किलोग्राम कंसंट्रेट या दाना हम देते हैं। ठीक है बेटा, यदि एक गाय प्रेग्नेंट है तो उसको हम 1.5 किलोग्राम दाना देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सी गाय को? गर्भवती गाय को। 5 से 6 माह यदि उसने गर्भ धारण कर लिया तो उसको 1.5 किलोग्राम दाना देना चाहिए। तो ये प्रश्न तो रिजेक्ट हो गया, लेकिन फिर भी इसका आंसर अगर हम देखें 1.5 किलो के पास, तो यही अप्रोप्रिएट आएगा। अगर यहाँ से ये बेल को हटा दिया जाए, बूल को हटा दिया जाए, तो ये प्रश्न सही है, लेकिन प्रश्न की संरचना के कारण ये कैंसिल हो गया। आंसर भी है, ये लगा सकते, बिल्कुल सही अपने आंसर के अप्रोप्रिएट आ रहा था। ठीक, चल निम्नलिखित में से किस फीड सामग्री में कच्चे प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है? Which of the following feed ingredient has the highest amount of CP? CP is always greater than DCP, मतलब CP का मान हमेशा DCP से बड़ा आता है, ये बात आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये क्रूड प्रोटीन है और ये डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन है। तो CP का मान, कच्ची प्रोटीन का मान हमेशा डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन से क्या आता है बेटा? ज्यादा आता है। तो CP का मान हमेशा बड़ा होगा किससे? DCP से। आपको ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, बार बार आता है। तो अब आपसे प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है कि कॉटन केक में कितना हो रहा है, ग्राउंडनट केक में कितना हो रहा है, येलो मेज में कितना हो रहा है, काउपी में कितना हो रहा है। अगर आपको ये पता हो तो आप आसानी से बता पाएंगे बेटा कि कम की बात हो रही है या ज्यादा की बात हो रही है। ठीक है, तो हम इधर देखें ग्राउंडनट केक में तो ये 17 होता है, इधर हम देखें तो 20 होता है, इधर 42 होता है और इधर 10 होता है। ये क्या होता है सर? तो ये बात है बेटा सीपी, किसका परसेंट है? सीपी का, याद रखना है आपको। यहाँ मैंने बता दिया बेटा, अगर कॉटन सीड केक की बात करें तो इसमें 17% सीपी होता है, येलो मेज में 20% हो रहा है, ग्राउंडनट केक में 42 हो रहा है और काउपी में 10 हो रहा है। तो अब कच्ची प्रोटीन की मात्रा आपसे पूछी गई है कि सबसे ज्यादा किस में है, तो मूंगफली के केक में होगी, राइट आंसर डी होगा। ठीक, चारों ऑप्शन का मैंने आपको बता दिया है। कॉटन सीड केक भी अच्छे से याद रखना, बार बार पूछा जाता है। ठीक, चल एक और लगे हाथ आप जान ले बेटा, सीपी का बहुत अच्छा फार्मूला है, बार बार पूछा जाता है। सीपी इंटू नाइट्रोजन की मात्रा को यदि हम 6.25 से इंटू कर दें तो कच्ची प्रोटीन आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक, चलिए जनरली रूमेन हैव चैम्बर स्टमक, मतलब रूमिनेंट हैव चैम्बर, कितने चैम्बर होते हैं आमतौर पर जुगाली करने वाले के पेट में? तो आप सभी जानते हो सबसे पहला कौन होता है? तो सबसे पहला होता है बेटा रूमेन। देन सेकंड नंबर पर हम बात करें तो रेटिकुलम,
ठीक। थर्ड नंबर पर बात करें तो ओमेजम, फोर्थ पर बात करें तो एबोमेजम। तो पशुओं के आमाशय में अगर हम बात करें तो जुगाली करने वाले जो होते हैं, है ना, रूमिनेंट जिनको हम बोलते हैं, ठीक है बेटा, जिनको हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट, उनमें 4 चेंबर होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। सबसे बड़ा रूमेन होता है, ये बात ध्यान रखना है, सबसे छोटा रेटिकुलम होता है, और यहीं से आपको बहुत अच्छे से याद रखना है जुगाली की शुरुआत होती है। ठीक है, प्रश्न आ जाए कि जुगाली की शुरुआत कहाँ से होती है, तो जुगाली की शुरुआत यहीं से होती है, ध्यान रखना। ये कैबेज लाइक कंपार्टमेंट है, पत्ता गोभी वाला आमाशय है, ठीक है, कैबेज लाइक कंपार्टमेंट है, पत्ता गोभी की तरह दिखाई देता है, जहां भोजन को बारीक या महीन किया जाता है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये सत्य है, ट्रू है, सत्य है, ट्रू है, असली पेट है, जठराशय है, ठीक, जन्म के समय पाया जाता है, और पाचन की शुरुआत यहीं से होती है। किसकी शुरुआत होती है बेटा, तो पाचन की शुरुआत या रासायनिक पाचन की शुरुआत, क्योंकि यहीं पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है। ठीक, तो रूमिनेंट में कौन कौन आते हैं आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। काऊ आती है, बफेलो आता है, देन हम बात करें तो सीप, देन हम बात करें तो गोट। काऊ, बफेलो, गोट, सीप, ये 4 के 4 क्या है बेटा, रूमिनेंट है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा नॉन रूमिनेंट है, ठीक है, जो जुगाली नहीं करते हैं, जिनमें रूमेन नहीं पाया जाता, सीधी सी बात है, ठीक है। तो जो नॉन रूमिनेंट है, इनकी अगर हम बात करें बेटा, तो नॉन रूमिनेंट की बात करें तो इनमें अपना इंपॉर्टेंट है हॉर्स, पीग है, ठीक। और स्यूडो रूमिनेंट की बात करें, झूठा या आभासी जो रूमिनेंट होता है, स्यूडो रूमिनेंट की यदि बात की जाए, आभासी या झूठा रूमिनेंट की बात की जाए, तो इसमें कैमल आता है और लामा आता है, ठीक है। और इसको स्यूडो क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 3 ही कक्ष होते हैं, रूमेन होता है, रेटिकुलम होता है और एबोमेजम होता है, ओमेजम नहीं होता। क्लियर दैट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 चैम्बर होते हैं और ये सीक्वेंस में होते हैं, दैट इज इसका राइट आंसर होगा। कैप्राइन में बच्चों के लिए दूध पिलाना पूरी तरह से किस उम्र में बंद कर देते हैं। चलो, कैप्राइन मतलब केप्रा हिरकस, केप्रा हिरकस मतलब बकरी की बात हो रही है, तो बकरी में जो यंग वन पैदा होता है उसको कीड कहते हैं। तो इस कीड को कितने महीने में पूरी तरह से दूध बंद कर देते हैं, तो 3 मंथ में। ये याद रखने वाली बात है बेटा, इसको याद रखना, ठीक है। चलिए, मवेशियों के अग्र भाग के बीच में उभरे हुए मांसल द्रव्यमान को क्या कहते हैं। तो थोड़ा सा हम एक डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं, जैसे अपन बात करें बेटा, ठीक। पूरा डायग्राम की जरूरत तो नहीं है, अपने मित्र में काम हो जाएगा। चलिए, चलो थोड़ा बना ही लेते हैं। ठीक है बेटा, टेल भी बना ही देते हैं। आ जाओ, गौ माता के दर्शन कर ही लो आज तो। चल, अब यहाँ पर बात हो रही है जो जो बातें होने वाली सबके अपन बात यहाँ देख लेंगे, ठीक है बेटा। चल, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, सेक्रम। तो सेक्रम पाया जाता है रंप में, ये वाला हिस्सा जो होता है इसको हम बोलते हैं बेटा रंप। और इस रंप में हम देखते हैं सेक्रल या सेक्रम की संख्या होती है 5। इस तरह से इस रंप में 5 सेक्रल पाए जाते हैं, या इसी को हम बोलते हैं सेक्रम, सेक्रल या सेक्रम, जिनकी संख्या कितनी होती है 5। ये रंप में पाए जाते हैं। ये वाला हिस्सा चीन का होता है, ये वाला हिस्सा लॉइन का होता है। चीन और लाइन मिल जाती है तो बैक बन जाता है, और चीन, लॉइन, रंप तीनों मिल जाए तो टॉप लाइन बन जाता है, ठीक है बेटा। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। चीन और लॉइन दोनों मिलकर क्या बनता है, बैक,
फिर चीन, लॉइन, रंप तीनों को मिला दे तो बन जाती है टॉप लाइन। ठीक, इसमें हम देखते हैं लंबर पाए जाते हैं। चलो फिर ज्यादा डिटेल हो जाएगा, अभी इतने में काम चला। ये वाला भाग सभी जानते हैं क्या कहलाता है, पोल, चांद। ठीक है, जिस जगह पर सींग से जुड़ा हुआ भाग है ये वाला भाग होता है हेड क्रिस्ट। कौन सा क्रिस्ट है, हेड क्रिस्ट। जिस जगह से सींग का आधार जुड़ा होता है पशुओं में उसको हम बोलते हैं हेड क्रिस्ट बेटा। और ये वाला हिस्सा है अपने लीफ का, पत्ती जैसे गिर गाय में दिखता है, आपको याद ही होगा ये। और नेक का सबसे, गर्दन का सबसे ऊंचा उठा भाग क्रिस्ट कहलाता है। ठीक है, ये नेक का। किसी भी पशु में फोर लिम्स में अगर हम देखें, अगले पैरों में देखें तो एक फुटबॉल जैसी संरचना दिखाई देती है। इस फुटबॉल जैसी संरचना को हम क्या बोलते हैं, ब्रिस्केट बोलते हैं। ये कहीं पर ये रहा, ब्रिस्केट की बात हो रही बेटा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रिस्केट बोल रहे हैं। और ये नीचे जो मांसल लटकती झालर है सर्वाधिक विकसित होती है साहिवाल में, और सुंदर परतों वाला होता है, सुंदर परतों वाला होता है किसमें, हरियाणा में। ये सुंदर किसमें होता है बेटा, तो ये सुंदर होता है हरियाणा में, ध्यान रहे। और अपवाद स्वरूप एक भैंस पाया जाता है, उस भैंस का नाम आप सभी को पता है, जाफराबादी में ताप नियंत्रण का काम करता है। ये सब बातें आप बेसिक आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, चलिए। सर्वाधिक नाभि पट्ट किसमें विकसित होता है, तो साहिवाल में होता है। कौन से वाल में होता है, साहिवाल में होता है। ये भी आप ध्यान रखना। हरियाणा गाय और नागपुरी भैंस में नाभि पट्ट अनुपस्थित होता है। चलो, सेक्रम की बात मैंने आपको बताई थी बेटा। मवेशियों के अग्रभाग के बीच में एक उभरे हुए मांसल द्रव्यमान, तो मांसल द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, ब्रिस्केट। और ब्रिस्केट को ही क्या कहा जाता है, अधर वक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, अधर वक्ष। और इस अधर वक्ष से ये वाला भाग जो बनता है हित ग्रेरा, जिसको हम बोलते हैं परिधि, यहीं पर क्या होता है, वक्ष, नर में चेस्ट, मादा में ब्रेस्ट। ठीक, नेक क्रिस्ट ये रहा, गर्दन का उठा हुआ भाग नेक क्रिस्ट है। ड्यूलेप ये रहा भैया, ये हो गया ड्यूलेप। तो चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं, ये आप सभी जानते हैं। कुबड़, हम्प, कुकत, खंदूर, टाट, ये सब इसी के नाम है। क्लियर दैट। ये हो रहा पूछ, पूछ के 5 भाग, रूट ऑफ टेल, बेस ऑफ टेल, स्विच ऑफ टेल, टिप ऑफ टेल। क्लियर दैट। तो इस गौ माता का आप चाहो तो फोटो भी ले सकते हो। मैंने सारी जानकारी दे दी। अब आपका जो प्रश्न था उसका राइट आंसर हो गया बेटा बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और देख लो, ये मफल और मजल में भी बहुत कंफ्यूजन रहता है, समझ लो यहीं पर बेटा। जनरली गाय भैंस में पाया जाता है मफल। क्या पाया जाता है, मफल। लेकिन जब वो नासारंध्र की बात करें, सिर के साथ इसके प्रक्षेपित अनुपात की बात करें, ठुड्डी की बात करें, इन सबको मिला ले तब ये मफल बन जाता है मजल। जनरली गाय भैंस में क्या होता है, मफल होता है। क्या होता है बेटा, मफल। लेकिन ये मफल मजल बन जाएगा, ध्यान रखना। जनरली तो मफल होता है, लेकिन मजल कब होगा, जब वो सिर, नाक, ठुड्डी इन सबको मिला ले तब। क्लियर बात। मादा मवेशी 6 महीने से अधिक जीर्ण है लेकिन अभी तक एक बछड़े को जन्म नहीं दिया है। ऐसी पशु जिसने एक बार भी बच्चे को जन्म नहीं दिया हो, जिसकी उम्र 6 माह से कम हो, तो ऑब्वियस सी बात है 6 माह से कम है तो बच्चा तो दिया नहीं होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, हीपर कहते हैं ना। क्या कहते हैं भाई, उसको हम हीपर कहते हैं। ऐसी मादा बछिया जिसने एक बार भी बच्चे को जन्म ना दिया हो, जिसकी उम्र 1 या 2 वर्ष से कम हो, 1 वर्ष से कम हो या 2 वर्ष से कम हो। अब इसने तो 6 माह ही दे दिया, ठीक है, वैसे तो 6 माह का बच्चिया जन्म देगी नहीं। तो ऐसी मादा बछिया, फीमेल कैटल दैट आर हैव 6 month old but have not yet given birth calf or is called। 6 माह से जिसकी कम उम्र हो और बच्चे को जन्म ना दिया हो, ठीक है, तो 6 माह की बच्चिया तो वैसे भी जन्म नहीं देगी, कम से कम 2 वर्ष तो चाहिए। ठीक है बेटा, तो 6 माह से कम उम्र की बच्चिया, या यूं कहूं कि ऐसी बच्चिया जिसकी उम्र 1 वर्ष से कम हो और एक बार भी बच्चे को जन्म ना दिया हो, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, तो उसको हम हीपर्स कहते हैं। अंगोल तो आंध्र प्रदेश की गाय है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर तो हो गया सी, हीपर। साहिवाल आप सभी जानते हो भारत में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल है। ठीक, अब बात करें हम और लगे हाथ यहाँ पर बात करें, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ काउ। सर जिसके 4 पैर हो वो गाय है, बहुत बढ़िया बेटा, तो 4 पैर तो इसकी भी है। तो गाय के लिए है ऐसी मादा जिसने कम से कम एक बार बच्चे को जन्म दिया। ऐसी मादा जिसने कम से कम एक बार क्या दिया हो, बच्चे को
जन्म दिया हो, ऐसी मादा जिसने कम से कम एक बार बच्चे को जन्म दिया हो उसे हम कहते हैं काऊ। ये बहुत अच्छे से याद रखना, ऐसी मादा जिसने कम से कम एक बार बच्चे को जन्म दिया उसको गाय कहते हैं। फिर बुलर क्या होता है सर? तो बुलर ऐसी मादा पशु जो हमेशा मद में रहती है, ऐसी मादा पशु जो हमेशा ही व्यस्त रहे, जब बात करो तब व्यस्त, तो बुलर है। ऐसी मादा पशिया जो हमेशा क्या रहे? व्यस्त रहे, मतलब हमेशा मद में रहे, उसको बुलर कहते हैं। ठीक है बेटा। स्टीयर बधिया नर जिसका उपयोग मांस के लिए होता है। ऐसे कई सारे टर्मिनोलॉजी है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिकल शेप्ड हॉर्न मेहसाणा, ये क्रॉस ब्रीड है, संकर नस्ल है, स्टॉल फीडिंग करती है, खूंटे पे खड़े होकर खाना पसंद है, जाफराबादी सबसे भारी भैंस है, छोटा हाथी हम इसको बोलते हैं, और इसमें ही हमने देखा था कि अल्प विकसित गलकंबल पाया जाता है। ठीक है, ये भी गुजरात की, सुरती भी गुजरात की, सूरत काठियावाड़ की, चांदी जैसे बाल। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं इस तरह से हॉर्न जो होते हैं सिकल शेप, सिकल मतलब दराती के आकार के। ठीक है, ये लिखा दराती के आकार के। नीली रावी पंचरत्नी है, पंच कल्याणी है। ठीक है, पंचरत्नी है, पंच कल्याणी है, तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे बेटा। क्लियर दैट? तो इसका राइट आंसर हो गया बी। जंतुओं में सर्वाधिक मात्रा जिस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है ना, न्यूट्रेंट विच इज नीड इन लार्जेस्ट क्वांटिटी बाय द एनिमल्स, सबसे ज्यादा मात्रा में पशुओं को किसकी जरूरत है? वसा की हम देखें तो 2.5% आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रोटीन दुधारू गाय के आहार में हम देखें तो 17 to 80% तक होता है। ठीक है, खनिज की मात्रा 3 से 5% तक जरूरत होती है। लेकिन ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो कौन है बेटा? तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट है। तो टीडीएन के रूप में इसको हम दर्शाते हैं, टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट, और इसकी मात्रा पशुओं को सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि पशुओं को सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, क्योंकि ये भैया एनर्जी का, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, और जिसको हम टीडीएन के रूप में भी जानते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर सारी बातें सामने है। वसा की हम बात करें तो ये स्किन ग्लो करता है, चमक बढ़ाता है पशु के ऊपर। ठीक, और आपातकालीन स्थितियों में ऊर्जा कौन देता है? अगर प्रश्न आ जाए कि इमरजेंसी के समय एनर्जी कौन देता है, आपातकालीन परिस्थितियों में ऊर्जा कौन देता है, तो वसा देता है। दुधारू गाय के लिए बछड़े के आहार में किसकी जरूरत है? तो प्रोटीन की है। खनिज तो सभी पशुओं के लिए जरूरी है, और कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए राइट आंसर होगा डी, क्योंकि पशु को हम ज्यादा मात्रा में क्या देते हैं? कार्बोहाइड्रेट देते हैं। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट देने के दो रास्ते, या तो चारे से दे या दाने से दे बेटा। ठीक, चलो। घरेलू पशुओं के अग्र पैर में कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती? तो आपके पास एक ट्रिक याद होना चाहिए। ठीक है, इधर हम याद रखते बेटा, तो इससे आप आसानी से ढूंढ पाएंगे। कैसे ढूंढ पाएंगे सर? स्केपुला, स्केपुला दैट इज ह्यूमरस, दैट इज अल्ना, दैट इज रेडियल या रेडियस, और कार्पस या कार्पल। ठीक, ये तो अगले पैर की हड्डियां हो गई। पिछले पैर की ओर चले बेटा, तो फीमर सबसे बड़ी हड्डी है, जांग में पाई जाती है, पूरी दुनिया जानती है बेटा इस बात को। पटेला, टिबिया, फिबुला, देन टारसस। ठीक है भाई, तो अब प्रश्न पे चलो। विच बोन इज नॉट फाउंड इन द फोर लेग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल? अगले पैर में नहीं पाई जाती। फीमर पहले ही ऑप्शन रॉन्ग हो गया, क्योंकि फीमर तो पिछले पैर में है। और पढ़ लो भैया, अल्ना है ही सही, ह्यूमरस है ही सही, कार्पस या कार्पल है ही सही। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया बेटा आपका? ए हो गया ना, फीमर पिछले पैर में, ये अगले पैर की हड्डियां है। ये कौन से पैर की हड्डियां है? अगले पैर में। फोर लिम्ब की बात हो गई, हिंड लिम्ब की बात हो गई, पिछले पैर की बात हो गई। ठीक, तो ये आप इसको भली भांति याद रख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सारी जानकारी दे दी। गाय में मुंह, नाक, जबड़े सहित सिर के प्रक्षेपित भाग को क्या कहा जाता है? देखो बेटा, मजल भी आ गया और मफल भी आ गया। ठीक, पोल अभी मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ। दो सींग जो होते हैं, अपनी अभी बात हुई थी। ठीक है, इस तरह से पशुओं में दो सींगों के बीच में जो उठी हुई आकृति होती है उसको हम चांद या पोल कहते हैं।
ठीक, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ही था, चांद या पोल। ठीक, ये अपनी बात हुई थी। फेस मतलब चेहरे की बात हो रही है। और सेम यदि हॉर्स में देखा जाए, इस तरह की संरचना है और हॉर्स के दो ईयर के बीच में, दो कानों के बीच में पाया जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फोरलाक या भालकेस कहते हैं। फोरलाक या भालकेस कहते हैं, ध्यान रखना। अब बात आती है मफल और मजल की। तो जनरली गाय भैंस में साधारणतः क्या होता है? साधारणतः तो बेटा मफल ही होता है, साधारणतः तो मफल होता है। लेकिन जब ये पॉइंट सारे जुड़ जाए, मुंह आ जाए, नाक आ जाए और जबड़े, इन सबको मिला दिया जाए, किनको किनको सर? तो मुंह, नाक और जबड़े सहित भाग को क्या कहते हैं? तो इन तीनों को मिला दिया जाए तो फिर गाय भैंस में मफल ना रहकर फिर वो कहलाता है मजल। और जनरली मजल किन में पाया जाता है? तो घोड़े में पाया जाता है। जो घोड़ा फुरफुर करता है ना, उसका आगे का नोज, वो होता है मजल। क्लियर बात? तो गाय भैंस में मफल होता है साधारणतः, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये मैंने आपको क्लियर कर रहा हूं कि जब तीनों भाग जोड़ दे तो फिर वो क्या बन जाता है? मजल। तो इसका राइट आंसर आएगा ए। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गाय के सींगों के आधार के बीच के भाग को कहते हैं, ये रहा भाई, यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये रहा। गाय के सींगों के बीच के आधार के भाग को क्या कहते हैं? इस भाग की बात हो रही, तो इस भाग को हम कहते हैं हेड क्रिस्ट। तो इसी प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं भाई? हेड क्रिस्ट। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो गया आपका बी। ठीक, हॉर्न, क्रिस्ट, फोर क्रिस्ट और माथा ये नहीं होंगे। ठीक है, गायों के सींगों के आधार के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? तो हेड क्रिस्ट कहा जाता है। ठीक, चलिए। पश्मीना ऊन किस पशु से प्राप्त होता है? तो पश्मीना आप सभी जानते हो, पश्मीना जो ऊन होता है वो कश्मीरी बकरी से प्राप्त होता है। इसके अलावा कश्मीरी बकरी के अलावा चेंगू से होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और कश्मीरी बकरी का एक और नाम है, क्या है सर? चंगथंगी या छांगथंगी। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक, चलो। पूंछ के आधार को काटने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो एक एक शब्द को समझते हैं। कैंडलिंग, तो कैंडलिंग क्या होता है बेटा? एक का जो टेस्ट होता है, अंडा का परीक्षण होता है लाइट में। ठीक है, अंडे का जो परीक्षण किया जाता है, अंडा परीक्षण किया जाता है लाइट के अंदर, वो कैंडलिंग होता है। कलिंग क्या होता है? छटनी की बात होती है। किसकी बात होती है? छटनी की। तो साधारणतः पशुओं में कितनी छटनी करना चाहिए प्रति वर्ष? पशुओं में 10 से 15%। गाय के लिए अगर पूछा जाए स्पेशली गाय, तो 20% करते हैं। और यदि डेयरी गाय के लिए स्पेशल लिख दे तो ये तीनों प्रश्न का उत्तर अलग अलग है, ध्यान रखना बेटा। डेयरी गाय के लिए 25%, सिर्फ गाय के लिए पूछे तो 20%, और पशुओं के लिए पूछा जाए तो 10 से 15% हमें छटनी, कलिंग मतलब छटनी करना है। डीबिकिंग क्या है? पक्षियों में या मुर्गी में चोंच काटने की क्रिया। क्या काटना बेटा? चोंच काटने की क्रिया। क्या काटने की क्रिया है? चोंच काटने की क्रिया डीबिकिंग कहलाती है। और डॉकिंग क्या है? तो भेड़ में, सुअर में विशेष तौर पर पूंछ काटने की क्रिया, क्योंकि उनमें संक्रमण हो जाता है ना, और प्रजनन में भी कुछ प्रॉब्लम आती है, इसलिए भेड़ की पूंछ को काट दिया जाता है। तो पूंछ, टेल को काटने की क्रिया, पूंछ काटने की जो क्रिया है उसको कहा गया बेटा डॉकिंग। तो अब वहां से आप देख सकते हैं, कटिंग द टेल फ्रॉम द बेस इज कॉल्ड डॉकिंग। तो ये राइट आंसर आएगा टी। ठीक, चलिए। मवेशियों के पेट का पहला कक्ष, अभी अपनी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन चर्चा करी थी बेटा, तो वहीं से आप इसका उत्तर जान सकते हैं। ये रहा, पहला कक्ष क्या होता है? तो दैट इज रुमेन होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मुझे अब फिर से डबल बताने की जरूरत है नहीं। मवेशियों के पेट का पहला कक्ष कौन सा होता है? रुमेन होता है। दूसरा अगर देखोगे तो रेटिकुलम होता है। तीसरा आप देखोगे तो ओमेजम होता है। चौथा आप देखोगे तो एबोमेजम होता है। और इनका क्रम रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका डी। चले, कर्ण स्विस जो नस्ल है कहाँ से डेवलप की गई है? तो ये भी चारों इंस्टीट्यूट आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जत नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना है। एनडीआरआई करनाल कहाँ पर है बेटा? तो हरियाणा में है। ठीक, और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड न्यू दिल्ली। तो एनडीआरआई करनाल से विकसित की गई है कर्ण स्विस। अब आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है बेटा कि जो कर्ण स्विस है वो किसका किसका क्रॉस है? तो बात करें हम कर्ण स्विस की, तो कर्ण स्विस किसका किसका क्रॉस है?
तो करंट स्विस क्रॉस है बेटा ब्राउन स्विस, और ब्राउन स्विस का क्रॉस कराया गया किसके साथ, तो ब्राउन स्विस का क्रॉस कराया गया साहिवाल के साथ। ब्राउन स्विस का क्रॉस है साहिवाल के साथ और पैदा हो गई कौन सी बेटा, करंट स्विस। ऐसा ही एक और बहुत फेमस है दैट इज करण फ्रीज, ये भी बहुत फेमस ब्रीड है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा, पूछी जाती है बार बार करण फ्रीज। तो ये फ्रीज है, मतलब पिताजी कौन है इसके, HF है, और माताजी कौन है, थार पार कर। ठीक, तो इनसे बन गई करण, फ्रीज से फ्रीजियन और स्विस से स्विस, ये याद रखना। और ये विकसित कहाँ की गई है, इंडिया राय करनाल में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लीजिए भाई, फुल फॉर्म ही आ गया है, और काफी लोग इसमें कंफ्यूज हुए, क्योंकि आप लोग इसलिए कंफ्यूज हुए क्योंकि दो है, एक तो IVRI है और एक IIVR है, इसलिए कंफ्यूज होती है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। तो देखो भाई, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट पहले ही सही है, फिर है इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। तो आपसे पूछा गया IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक, और यहाँ पर क्या दिया, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बात अच्छी है कि इसने बहुत क्लोज नहीं दिया, इंडियन इंस्टीट्यूट वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन वेटनरी रिसर्च ऐसा नहीं दिया, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो IVRI क्या होता है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इज्जत नगर बरेली में है। ठीक है, वायरस रिसर्च वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पर ये दो बार ऊपर नीचे एक जैसा ही टाइप है, खिल कोई बात नहीं। तो अपना राइट आंसर होगा कौन सा बेटा, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपको बहुत अच्छे से याद रखना। और ये होता है एक्चुअल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, जो कि कहाँ पर है, वाराणसी में। ठीक है, ये कहाँ पर हो रहा है, वाराणसी। कहाँ पे हो रहा है साहब, वाराणसी। और ये कहाँ पर है, तो ये हो रहा है बेटा इज्जत नगर। ठीक है, इसमें दो जगह एक जैसा टाइपिंग है, तो आप परेशान मत होना, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, चलो, तो फिलहाल आप ए को करेक्ट मान ले, ठीक, या यहाँ पर एक बार चेंज कर दे, कोई जरूरत नहीं, वैसे आप सब समझदार हैं तो जरूरत है ही नहीं। चलो, पशु आहार जो फाइबर में होता है और उसमें प्रोटीन अपेक्षाकृत स्तर दूध पैदा करने वाले भोजन कहलाता है। एनिमल फीड विच इज फाइबर कंटेंट्स रिलेटिवली लेवल्स ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड मिल्क प्रोडक्टिंग फूड। तो जो दूध वाला आहार बना रहे उसमें प्रोटीन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ये रहा, और फाइबर क्या होना चाहिए, कम। तो राइट आंसर बी होगा। ठीक है, ऐसा आहार जिसमें हम पशुओं के लिए, दुधारू पशु के लिए बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे बेटा, दुधारू पशु के लिए बना रहे हैं। तो उस दुधारू पशु के आहार में रेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और जो प्रोटीन है वो क्या होना चाहिए बेटा, प्रोटीन वो ज्यादा होना चाहिए। प्रोटीन क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए और रेशा कम, तो कम और ज्यादा, तो ये रहा कम ज्यादा। ठीक है, अब ज्यादा ना लिखकर उच्च लिखा है, तो राइट आंसर हो गया बी। ठीक है बेटा, तो आज हमने यहाँ पर देखे आपके 15 तारीख को जो पेपर हुआ था उसके महत्वपूर्ण पशुपालन के क्वेश्चन। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय जाट MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लेकर आए हैं PAT 2022 का पेपर, और इसमें हम देख रहे हैं 15 अक्टूबर को हुआ पेपर और उसकी भी सेकंड शिफ्ट। ठीक, अब इसके अंदर हम मेनली देख रहे हैं डेयरी एंड पोल्ट्री के क्वेश्चंस। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर PFA स्टैंडर्ड्स काउस मिल्क ऑब्टेन्ड इन द स्टेट ऑफ केरला शुड कंटेंट। ठीक, PFA मानकों के अनुसार केरल राज्य में प्राप्त गाय के दूध में होना चाहिए। ठीक, तो PFA के अनुसार अगर हम बात करें तो गाय के दूध में, काउ मिल्क में, अगर फैट की बात करें तो 3.5% मिनिमम, SNF की बात करें तो 8.5% मिनिमम, और अगर हम टोटल सॉलिड्स की बात करें तो 12% मिनिमम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू PFA। बट कुछ स्टेट है जिनके अंदर यह परसेंट 4 भी है,
और उस स्टेट्स में अगर देखें तो मेनली हमने बोला है कि ऊपर वाले नॉर्थ साइड में अगर देखें तो जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा, राजस्थान, ये जो स्टेट्स हैं उनमें 4% भी है, ठीक। बट इनको छोड़ दें तो बाकी सभी जगह पर 3.5% है। तो इसका मतलब केरला की अगर हम बात करें तो केरला के अंदर भी कंडीशन क्या होगी, मिनिमम 3.5% फेट एंड 8.5% SNM, मतलब डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। अगर एमपी में पूछे, मध्य प्रदेश में पूछे तो भी सेम कंडीशन आएगी। मध्य प्रदेश के अंदर भी पीएफए के अकॉर्डिंग यही स्टैंडर्ड्स हम फॉलो करते हैं। फिर है सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिफाइंस मिल्क शुगर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध चीनी को परिभाषित करता है, ठीक है। तो मिल्क शुगर अगर देखें तो वो लैक्टोज है, सारी दुनिया जानती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा लैक्टोज। माल्टोज बोलने में तो शुगर है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, बट मिल्क शुगर नहीं है। लैक्ट एल्ब्यूमिन अगर देखें तो प्रोटीन है, शुगर नहीं है, ठीक। केसिन भी प्रोटीन है, शुगर नहीं है। लैक्टो शुगर भी है और मिल्क के अंदर मिलती है। एक चीज ध्यान रखना, किसी भी चीज में अगर लैक्टो आ जाए तो इसका रिलेशन सीधा सीधा दूध के साथ होता है, मिल्क के साथ होता है। कहीं पर भी आपको लेक्ट मिले, जैसे हम बात करें लेक्टेशन, तो इसमें भी लेक्ट आया है, तो इसका मतलब इसका संबंध भी किससे है, दूध से। तो यह है दुग्ध काल, मिल्किंग पीरियड। एक आपने और अगर पढ़ा हो तो लेक्टोजेनेसिस भी होता है, और लेक्टोजेनेसिस के अंदर भी लेक्ट आया है, मतलब इसका रिलेशन भी किससे हो गया, मिल्क से हो गया। और जेनेसिस आप समझते ही हैं, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, बनना, ठीक। तो मिल्क बनने की प्रोसेस ही क्या है, लेक्टोजेनेसिस। तो जहां पर भी लेक्ट आ जाए उसका रिलेशन मिल्क से होगा। फिर है नेक्स्ट, इज स्पेशली प्रिपेयर्ड कंसंट्रेटेड एंड स्वीटेंड होल मिल्क प्रोडक्ट कंटेनिंग सेवरल लेयर्स ऑफ क्लोटेड क्रीम, ठीक। विशेष रूप से तैयार सांद्रित और मीठा संपूर्ण दूध उत्पाद जिसमें क्लोटेड क्रीम की कई परतें होती है। तो इसका जो आंसर है, सही आंसर वो है रबड़ी। रबड़ी बनाने की जो प्रोसेस है उसमें अगर देखें तो मिल्क को गर्म करते हैं, और जब उसकी ऊपर परत बनती जाती है, ऊपर लेयर बनती जाती है, उस लेयर को हम सेपरेट करते जाते हैं, और बाद में फिर इस लेयर को जो आखिरी में थोड़ा दूध बचता है उसके अंदर मिक्स कर देते हैं, ठीक, और बन जाती है रबड़ी। तो ये जो बोल रहा है, ये जो लेयर है, इसी को इसने बोला है क्लोटेड क्रीम, क्योंकि ये क्रीम है, ऊपर जम रही है, लेयर बन रही है तो क्रीम है। और क्लोटेड मतलब आपने देखा होगा थोड़ा थक्का जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको बोल दिया उसने क्लोटेड क्रीम। तो सही आंसर आ जाएगा इसका रबड़ी। फिर है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैक्टीरिया डिटेक्टेड इन डेयरी प्रोडक्ट्स यूजिंग विडाल टेस्ट डायग्नोसिस। विडाल टेस्ट डायग्नोसिस का उपयोग करके डेयरी उत्पादों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैक्टीरिया का पता लगाया जाता है। तो हो सकता है कि आप लोगों को पता हो कि विडाल टेस्ट हम करते हैं टाइफाइड के लिए, टाइफाइड जो होता है उसके लिए विडाल टेस्ट लगाया जाता है पता करने के लिए कि टाइफाइड है या नहीं, ठीक। और टाइफाइड होता है साल्मोनेला बैक्टीरिया से, साल्मोनेला बैक्टीरिया। तो इसका मतलब विडाल टेस्ट किसके लिए यूज में लाया जा रहा है, साल्मोनेला बैक्टीरिया, ठीक। तो बस इसका आंसर ए सही आ जाएगा, साल्मोनेला। फिर है ग्रुप ऑफ चिकन इज कॉल्ड एज, चूजों के एक समूह को कहा जाता है। तो चिकन मतलब मुर्गी, और मुर्गी मतलब बर्ड्स, और बर्ड्स के समूह को बोला जाता है फ्लॉक, ठीक। चिक्स चूजे हो गए, उसको समूह नहीं बोलते, वो तो चूजे, मतलब 0 to 8 वीक्स के जो नन्हे मुन्ने हैं वो हो गए चूजे। लेयर मतलब एक प्रोड्यूसिंग हैन 20 सप्ताह से ज्यादा। कल बर्ड मतलब कलिंग, और कलिंग मतलब कि जिनको अपन ने छटनी कर दिया, बाहर कर दिया, ठीक है। तो ये भी नहीं आएगा, तो सही आंसर है फ्लॉक। फिर है व्हेन मिल्क फैट इज कंसंट्रेटेड इनटू ए फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल मिल्क द पोर्शन इज नोन एज। जब दूध का वसा मूल दूध के एक भाग में केंद्रित होता है तो उस हिस्से को के रूप में जाना जाता है, ठीक है। वो बोल रहा है कि दुग्ध वसा का मूल दूध के एक भाग में केंद्रित होना,
मतलब जो मिल्क है, ठीक, उसका जो वसा वाला पोर्शन है वो एक जगह पर आ जाना, और एक जगह पर आएगा तो क्या बनाएगा, मलाई बनाएगा, क्रीम बनाएगा। ये मलाई या क्रीम क्या है, वही फैट है एक तरह से, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि जो एक्चुअल मिल्क था उससे एक ऊपर उठकर आ गई है, एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो गई है, सांद्रित हो गई है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा मलाई। फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ड्यू टू किडनी फेलर इन पोल्ट्री, ठीक है। कुक्कुट में गुर्दे की विफलता के कारण मृत्यु के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर है गाउट, गाउट डिसीज, ठीक। अब गाउट में क्या होता है, तो इसने बोला है किडनी फेलर, ठीक, किडनी फेल हो गई है। और किडनी का फंक्शन अगर हम देखें बर्ड्स के अंदर तो क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड। ये जो यूरिक एसिड है उसको ये बाहर करती है, ब्लड में से यूरिक एसिड को निकाल के बाहर फेंक देगी, ठीक। अगर किडनी फेल हो गई तो फिर उस कंडीशन में यूरिक एसिड बाहर नहीं होगा, ये ब्लड के अंदर ही घूमता रहेगा और फिर ये डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है घुटनों में, या यूं बोलें कि जोड़ों में, जॉइंट्स में। और जॉइंट्स में अगर जमा होगा तो धीरे धीरे उनका मूवमेंट खराब होगा, ठीक। तो ये जो कंडीशन है जिसमें जोड़ों के अंदर यूरिक एसिड का डिपोजिशन होता है, इस कंडीशन को बोला जाता है गाउट। और आगे चल के किडनी अगर फेल हो गई तो फिर धीरे धीरे ये यूरिक एसिड बहुत ज्यादा पूरे ब्लड के अंदर फैलता जाएगा, पूरी बॉडी में होता जाएगा और उस कंडीशन में उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसका सही आंसर आएगा गाउट। फिर है नेक्स्ट, व्हाट इज द रीजन फॉर येलोविश कलर ऑफ मिल्क? दूध का रंग पीला होने का क्या कारण है? तो सारी दुनिया जानती है कि इसका कारण है केरोटीन। केरोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग पीला होता है, और गाय के दूध में ये ज्यादा होता है, इसलिए गाय का दूध ज्यादा पीला दिखाई देता है, मोर येलोइश दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट, व्हाट इज द पॉइंट व्हेन लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड? वह बिंदु जहां द्रव ठोस में बदल जाता है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। तो लिक्विड सॉलिड, सॉलिड मतलब एक तरह से बोलो तो आइस, और आइस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये कंडीशन क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक है, ठीक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक, जिस पर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर है नेक्स्ट, अ मिल्क प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम पास्चराइज्ड और बॉइल्ड मिल्क बाय सोरिंग नेचुरल और अदरवाइज by a harmless lactic acid or other bacterial culture is called as? पाश्चुरीकृत या उबले हुए दूध से खट्टा प्राकृतिक या अन्यथा हानि रहित लैक्टिक एसिड या अन्य जीवाणुओं की वृद्धि द्वारा तैयार किए गए दूध के उत्पाद को क्या कहा जाता है? हिंदी बड़ी खतरनाक हुई है इसकी, तो थोड़ा इंग्लिश को ही देखते हैं। अ मिल्क प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम पास्चराइज्ड और बॉइल्ड मिल्क, मतलब वह दुग्ध उत्पाद जो किससे बना है, पास्चराइज्ड दूध या उबले हुए दूध से, यहां तक हो गया। फिर बाय सोरिंग, सोरिंग मतलब उसको खट्टा किया गया है, ठीक है। नेचुरल और अदरवाइज, या तो नेचुरली या फिर कोई अदर साधन, कोई अन्य साधन लेकर। बाय अ हार्मलेस लैक्टिक एसिड, मतलब जो उसका खट्टापन लाया वो किससे, लैक्टिक एसिड से, ठीक। हार्मलेस लैक्टिक एसिड और अदर बैक्टीरियल कल्चर इज कॉल्ड एस, मतलब कोई दूसरा बैक्टीरियल कल्चर, मतलब जीवाणुवीय कल्चर का उपयोग किया गया है, किसके लिए, उसको खट्टा करने के लिए। तो ऐसा कौन सा उत्पाद है जिसको बनाने के लिए दूध को गर्म करेंगे, फिर उसके अंदर हम कुछ मिलाकर उसमें खट्टापन पैदा करेंगे? तो वो चीज है दही, कर्ड, ठीक। तो यहां जो पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में, वो पूछना चाह रहा है दही के बारे में। बाकी आप देखेंगे तो पनीर, ये जो प्रोसेस लिखी है उसके हिसाब से आएगा नहीं। स्किम्ड मिल्क तो अलग ही चीज हो गई, वो तो होना ही नहीं हो, और कंडेंस्ड मिल्क भी अलग चीज, तो आंसर आएगा दही। फिर है नेक्स्ट, द क्लीनलीनेस ऑफ अ डेयरी प्लांट इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लीन एंड हाइजेनिक मिल्क प्रोडक्शन, डैश 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 कैन बी यूज्ड फॉर बोथ डिटर्जेंट एंड सैनिटाइजर इन डेयरी प्लांट्स। दोनों तरह से यूज में होता, मतलब कि एक तो डिटर्जेंट के लिए, मतलब फर्श की साफ सफाई या बर्तनों की साफ सफाई के लिए, और दूसरा सैनिटाइजर, मतलब
पशुओं की साफ सफाई के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब एक तरह से बोलो कि जिसका यूज एज ए डिसइंफेक्टेंट भी हो रहा है और जिसका यूज एज ए एंटीसेप्टिक भी हो रहा है, तो वो अकेला है क्लोरीन, जिसका यूज दोनों तरह से किया जाता है। रोगाणुनाशन में किया जाता है, ठीक है। और रोगाणुनाशन मतलब अंग्रेजी में बोले तो दो तरह का है, एक तो एंटीसेप्टिक है और एक डिसइंफेक्टेड है, ठीक। तो इसका यूज दोनों तरह से हो रहा है, इसलिए सही आंसर आएगा क्लोरीन। फिर है नेक्स्ट, इन फाउल्स फीड स्टोरेज इज द मेन फंक्शन ऑफ। मुर्गियों के चारा भंडारण का मुख्य कार्य है, मतलब पूछना चाह रहा है कि मुर्गियों में फीड या भोजन कहां पर इकट्ठा होता है, कहां पर भंडारित होता है। तो मुर्गियों में फीड क्रॉप में भंडारित होता है, और क्रॉप को उसने हिंदी में लिखा है फसल। बड़ा खतरनाक आदमी है, ठीक है। वैसे भी अब यूं तो पता है कि हाँ क्रॉप का मतलब फसल होता है, पर यहाँ फसल लिख दिया, पर एक्चुअल में फसल अलग चीज है। पर फसल का मतलब यहाँ क्या है, अन्न। तो अन्न कहाँ इकट्ठा होगा, अन्न इकट्ठा होगा क्रॉप में। फिर नेक्स्ट, द मिल्क प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय इवेपोरेटिंग पार्ट ऑफ द वाटर। द मिल्क प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय इवेपोरेटिंग पार्ट ऑफ द वाटर ऑफ होल मिल्क। इसका मतलब कि जो संपूर्ण दूध है, होल मिल्क है, उसमें से कुछ पानी को उड़ा दिया गया है, इवेपोरेट कर दिया गया है, वाष्पित कर दिया गया है। और फैटी और पार्शली स्किम्ड मिल्क है, ठीक। उसने बोला है कि या तो होल मिल्क में से पानी निकाला है, और या फिर उस होल मिल्क को क्या बोला, फैटी और पार्टली स्किम्ड मिल्क है। इसका मतलब कि कुछ थोड़ा स्किम्ड मिल्क है, उसमें से पानी को उड़ा दिया है, विथ और विदाउट द एडिशन ऑफ शुगर। मतलब जो उड़ाया है और साथ में या तो उसके अंदर शक्कर मिलाई है या फिर शक्कर नहीं मिलाई है, मतलब या तो फीका है या फिर मीठा है, ठीक। तो वो कौन सी चीज है। अब हिंदी में देखो जरा, हिंदी में बड़ा खतरनाक काम हुआ है। पूर्ण दूध या वसा युक्त या आंशिक रूप से स्किम्ड दूध के पानी के हिस्से को चीनी के साथ या बिना वाष्पित करके। अब यहां क्या है, उसको कॉमा लगाना चाहिए था, उसने कंटिन्यू कर दिया, चीनी के साथ या बिना वाष्पित पढ़ा जा रहा है यहां पर। अब बिना वाष्पित तो उसने तो यहां इंग्लिश में लिखा है इवेपोरेटिंग, और इवेपोरेटिंग मतलब वाष्पित, पर यहां पढ़ने में क्या लग रहा, बिना वाष्पित। अब आदमी सोचता है कि यार बिना वाष्पित किए तो क्या बनेगा, ठीक। पर यहां वो नहीं बोल रहा, यहां क्या बोल रहा उसने, चीनी के साथ या चीनी के बिना, चीनी के साथ या चीनी के बिना यहां बोला उसने, ठीक है। विथ और विदाउट द एडिशन ऑफ शुगर, तो उसने उसी को लिखा है यहां, हिस्से को चीनी के साथ या बिना चीनी के क्या किया, वाष्पित करके प्राप्त दूध किस उत्पाद के रूप में जाना जाता है। तो भैया ये जो काम है ये होता है कंडेंस्ड मिल्क में, कंडेंस्ड दूध में, ठीक। वाष्पित दूध में या जो बोलो संघनित दूध में, ठीक है। संघनित दूध हमने पढ़ा दो तरह का होता है, मीठा और फीका। तो यहां वही बात कर रहा है संघनित दूध की। इंग्लिश में पढ़ने से थोड़ा ठीक ठाक लगता है, पर हिंदी में पढ़ो तो कंफ्यूजन पैदा होता है। ये सब गूगल ट्रांसलेट का कमाल है, जिसका यूज ऐसी एजेंसियां पेपर बनाने में कर रही है। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज फॉर नेचुरल एसिडिटी ऑफ मिल्क, ठीक है। वो बोल रहा है कि कौन सा नेचुरल एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन दूध के प्राकृतिक अम्लता का कारण नहीं है। केसिन है, साइट्रेट है, ये दोनों हमने पढ़े हैं, और एसिड फास्फेट भी है, क्योंकि दूध में फास्फोरस है तो उससे ये चीज बनेगी। कैल्शियम ऐसा है जो एसिडिटी के लिए जिम्मेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम की अगर बात करें तो ये एक दूध में क्षारीय प्रकृति वाला खनिज है, क्षारीय प्रकृति वाला, तो इसके कारण एसिडिटी नहीं होगी। तो सही आंसर आ जाएगा कैल्शियम। फिर है नेक्स्ट, मिल्किंग कैन बी डन विद द वेरियस मेथड्स, द बेस्ट मेथड ऑफ मिल्किंग। तो बेस्ट मेथड सारी दुनिया जानती है, फिस्टिंग मेथड है। फिस्टिंग मतलब पूर्ण हस्त दोहन, पूर्ण हस्त दोहन या मुट्ठी विधि, उसी को बोला जाता है फिस्टिंग, और ये बेस्ट मेथड मानी जाती है। तो इसका सही आंसर देखें तो आएगा ओनली ए।
बाकी कॉपिंग कोई मेथड नहीं है, ठीक है, कॉपिंग मेथड उसने लिख दिया पर कोई खास बात नहीं। स्ट्रिपिंग मेथड हमको पता है चुटकी विधि है और इसका यूज होता है स्मॉल टिट्स के लिए। वाटर एडल्ट्रेशन इज चेक बाय द हेल्प ऑफ, पानी में मिलावट की जांच किसके द्वारा की जाती है, ठीक है। तो पानी में मिलावट की जांच की बात करें तो बेस्ट उसका टेस्ट है फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक। हिमांक के द्वारा हम आसानी से दूध में पानी की मिलावट का पता लगा सकते हैं। Which of the following disease not transmitted through eggs? ये क्वेश्चन कैंसिल्ड हो गया है। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा ऐसी डिसीज है जो कि एक के द्वारा नहीं फैलती, ठीक है। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये कैंसल्ड है। इसमें यूं बोल दो कि रानीखेत एक के द्वारा नहीं फैलती है, एवियन इन्फ्लुएंजा एक के द्वारा नहीं फैलती है, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस एक के द्वारा नहीं फैलती है, सिर्फ यही ऐसी है जो एक के द्वारा फैलती है। तो इसका मतलब कि इसके 3 आंसर है, इसलिए कैंसिल हो गया। A bird of about 8 weeks of age of either sex straight run chicks with an average body weight of 1.5 to 2.5 with a flexible breastbone cartilage pliable and tender meat is known as। किसी भी लिंग के लगभग 8 सप्ताह की आयु के पक्षी, ठीक है, सीधे दौड़े हुए चूजे, हिंदी करा है स्ट्रेट रन चिक्स का, सीधे दौड़े हुए चूजे, जिसका औसत शरीर का वजन 1.5 to 2.5 किलोग्राम होता है, जिसमें एक लचीली स्तन की हड्डी, उपास्थि, लचीला और कोमल मांस होता है, जिसके रूप में जाना जाता है, ठीक। अब देखते हैं इसमें मांस की बात हो रही है। अब ब्रूडर तो चूजे है, लेयर ये है लेगहॉर्न एक नस्ल है जो कि अंडा उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ ऑप्शन ही देखें तो उससे समझ में आता है कि आंसर ब्रॉयलर आएगा, क्योंकि वो मीट की बात कर रहा है, ठीक। अब इसमें एक चीज और है कि एज ऑफ आइदर सेक्स, आइदर सेक्स का मतलब मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो मीट की कंडीशन में पॉसिबल है कि उसमें हम मेल का भी यूज कर सकते हैं, फीमेल का भी। एक की कंडीशन में ओनली फीमेल का यूज होगा, ठीक। और उसी को बोलते हैं, मतलब जो दोनों हो, बोथ सेक्स या बोथ जेंडर, मेल एंड फीमेल दोनों, इसी को बोला जाता है स्ट्रेट रन चिक्स, ठीक। तो इसका मतलब ये जो इसने हिंदी किया है ये हिंदी गलत है। उसने सिर्फ गूगल पे डाल दिया, गूगल पे आप डालोगे तो यही लिखेगा इसका मीनिंग, सीधे दौड़े हुए चूजे, बट ये नहीं है। इसका मतलब है नर मादा दोनों। तो आगे जब भी ऐसा वर्ड आए तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्ट्रेट रन चिक का मतलब होता है नर या मादा दोनों हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिल्क फैट परसेंटेज इन खोआ बफेलो? खोआ भैंस में दूध का वसा कितने प्रतिशत होता है? तो खोआ की बात हो रही है और वो भी भैंस, और भैंस के खोआ में 37.1 होता है। अगर गाय का होता तो 25.7 होता, ठीक। लेकिन भैंस का पूछा है 37.1। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लेइंग ऑफ एग्स बाय ए हेन फॉर कंसेक्यूटिव डेज विदाउट ब्रेकिंग? मुर्गी द्वारा लगातार दिनों तक बिना टूटे अंडे देना क्या कहलाता है, ठीक। तो बिना टूटे का मतलब है कंटिन्यू। जैसे मान लो आज मुर्गी ने अंडा दिया, ठीक, फिर कल अंडा दिया, फिर परसों अंडा दिया, फिर और अंडा दिया, फिर और अंडा दिया। मान लो 5 दिन तक कंटिन्यू उसने अंडे दिए, और फिर उसके बाद में उसने 2 दिन या 3 दिन तक अंडे नहीं दिए, और फिर वापस उसने अंडे देना शुरू किए, फिर वापस उसने 1-2 दिन अंडे नहीं दिए। तो ये जो कंटिन्यू अंडे दिए जा रहे हैं इसको कहा जाता है क्लच, ठीक। और ये जो बीच में जिसमें उसने अंडे नहीं दिए हैं इसको कहा जाता है पॉस। पॉस आपने कभी ऐसे म्यूजिक सिस्टम में सुना होगा। तो पॉस का मतलब क्या होता है? पॉस का मतलब रुकना। तो वो जो रुकी हुई है जिसमें अंडे नहीं दिए वो कंडीशन है
पॉज। ठीक, तो भैया क्लच आया, क्लच के बाद में पॉज आया, फिर वापस क्लच आया, फिर वापस पोज आएगा, और इन सबको अगर मिला दें क्लच पोज को तो ये बनता है साइकिल, पूरा साइकिल। ठीक, तो वो बोल रहा है कि मुर्गी द्वारा लगातार दिनों तक बिना टूटे अंडे देना, बगैर ब्रेक के अंडे देना, तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा क्लच। ठीक, अब मान लो नहीं पता और फिर भी हमको आंसर करना हो तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर हम कर सकते हैं। देखो, किंडलिंग क्या है, एम्ब्रियो टेस्टिंग है, भ्रूण परीक्षण का टेस्ट है। ठीक है, कलिंग क्या है, छटनी, अनप्रोडक्टिव बर्ड्स की छटनी। लेइंग क्या है, अंडे देना, अंडे देना, इसको बोलते हैं लेइंग। तो एक ही चीज बची है और वो है क्लच, क्योंकि इन सब का मीनिंग हमको पता है, इसका नहीं पता है तो भी हम आंसर कर सकते। और ये है लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिल्क फैट परसेंटेज इन घी, घी में दूध का वसा कितने प्रतिशत होता है। तो ये भी वर्ल्ड फेमस है, सभी को पता है कि घी वसा सांद्रित दुग्ध उत्पाद है, मतलब न्यू बोलो कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ फैट है। इसके अंदर फैट 99 to 99.5% होती है। तो दोस्तों, ये है हमारा 15 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट का पेपर। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई चीज के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।